हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बियॉन्ड अर्थ। तो देखते हैं नुब्रा। चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ। नुब्रा इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। नुब्रा जो है एक बहुत ही सुंदर इलाका है लद्दाख का। एन 11-year-old गर्ल यंग डोल एंड हर ट्विन ब्रदर दोरजय लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे 11 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल यंग डोल जिसका नाम है और उनका ट्विन ब्रदर उसका भाई जो है डॉर्जे वहाँ पे रहते हैं इस रीजन में। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर दिखाया गया है नुब्रा वैली का लद्दाख में, जो कि हमारा ही देश का पार्ट है। दे लव देयर सराउंडिंग्स। वो अपने सराउंडिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। द मैजेस्टिक माउंटेन पीक्स एंड द ग्लेशियर, बट देयर फेवरेट इज़ द नाइट स्काई व्हेन द एंटायर स्काई इज़ लाइट अप विद थाउजेंड ऑफ स्टार। यानी उनके आसपास जैसे कि लद्दाख का जो रीजन है वो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, तो वहाँ पे क्या उनकी माउंटेन पीक्स को देखकर, ग्लेशियर को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे जो फेवरेट है उनका वो है रात के समय आसमान को देखना, जहाँ पे बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। द वेदर इन नुब्रा इज़ ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। नुब्रा में जो वेदर होता है वो बिल्कुल ही क्लाउडलेस होता है, इसलिए स्काई जो है एकदम क्लियर दिखाई देता है। विथ ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन, द नाइट स्काई इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। क्योंकि वहाँ पे जो हाइट पे है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, इसीलिए वहाँ पे पोल्यूशन भी कम है। द नाइट स्काई इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। जो रात के समय स्काई है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। नाइट आफ्टर नाइट यंग दोल एंड डोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ एवी। और वो मतलब जैसे नाइट आफ्टर नाइट जितना भी वो स्टार्स और उनके स्टार्स को वो देखें उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई फ्रॉम द वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख इंडिया। देखिए इस तरह से दिखता है रात के समय स्काई। Growing up, young Dole and Dorje have been hearing interesting stories about stars from their elders. जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज अपने एल्डर्स से सुने थे स्टार्स के बारे में। उन्होंने ये भी सुना था कि सम पर्टिकुलर स्टार इन द स्काईज क्लियर स्काई हेल्प द कैरावन्स पासिंग थ्रू नुब्रा इन फाइंडिंग डायरेक्शन इन द एंशियंट डेज। यानी कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं स्काईज में जो कि कैरावन्स को नुब्रा वैली से पास करने के लिए डायरेक्शन भी दिखाते थे। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। और उन्हें ये लगता है कि स्टार्स उनसे कितने दूर हैं और कितने बड़े हैं। दे ऑल्सो enjoy ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न among द स्टार्स दैट रिमाइंड्स them familiar objects। और जब वो स्काई की तरफ स्टार्स की तरफ देखते हैं तो वो कुछ पैटर्न्स को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो स्टार बना रहे होते हैं। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट sky and try to connect them with imaginary lines just like dots and lines in a drawing। और कभी आपने ट्राई किया है कि स्काई की तरफ देखते हुए स्टार को देखते हुए और उन स्टार को इमेजिनरी लाइन के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की है कभी? और कनेक्ट करने के बाद क्या पैटर्न आपको दिख रहा है उसमें? लेटेस्ट यहाँ पे आगे आता है एक एक्टिविटी, लेट अस ड्रॉ शो ब्राइट स्टार्स इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। यहाँ पे देखिए 12.2 में एक नाइट के समय स्काई का व्यू है यहाँ पे। एंड लुक एट इट केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार। अब यहाँ पे देखिए कि क्या ये कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इसमें, कि कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डॉट्स को जो थोड़े बड़े डॉट्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्पून की शेप यहाँ पे बन के आएगी। द ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द स्टार एंड मेक द पैटर्न। थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू। फिर आपको सोचना है कि जो आपने पैटर्न ड्रॉ किया है वो किस चीज़ से सिमिलैरिटी है उसकी, कौन सी चीज़ से या फिर कोई ऑब्जेक्ट से, कोई एनिमल से उसकी सिमिलैरिटी है या नहीं।
रिपीट द above steps and make some more pattern। और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको और भी जो है और भी पैटर्न इसी स्टेप्स को रिपीट करते हुए और भी पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। कंपेयर योर अपना पैटर्न जो है फ्रेंड के पैटर्न से आप कंपेयर करिए। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट, फिर देखिए कि पैटर्न सेम है या डिफरेंट। नरेट योर जो स्टोरी है अपने दूसरों को सुनाइए एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। डू यू नोटिस दैट एवरी वन पैटर्न नेम एंड स्टोरीज आर डिफरेंट। आप नोटिस करेंगे कि सबकी अपनी अपनी स्टोरी होगी, सबका अलग अलग पैटर्न हो सकता है, सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो इट इज़ नॉट इजंट इट फन, मतलब क्या ऐसा करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। आगे देखिए 12.1 स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस के बारे में दिया हुआ। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार्स। जब हम ऊपर रात के समय देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। कुछ स्टार्स जो होते हैं उसमें से ब्राइट होते हैं और कुछ जो होते हैं हल्की धीमे धीमे मतलब लाइट देती हुई नज़र आती है। स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है और वो अपनी खुद की लाइट से चलते हैं। जो ग्रुप है सम ग्रुप्स ऑफ द स्टार अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स विच आर लाइक शेप ऑफ फैमिलियर थिंग्स। जो आप अगर स्काई में देखिएगा तो कुछ जो स्टार है वो ग्रुप ऑफ स्टार जो हैं कुछ पैटर्न बनाते हुए दिखेगा और वो जो पैटर्न है उससे आप उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि वो किसी ऐसे शेप में है जिसे आप जान सकते हैं, जिसे आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो long ago when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestor, they identified these star pattern with animals, things or characters in the stories। यानी जब पहले के समय में लोग गर्मियों के दिन में रात में छत पे ही सोते थे ज़्यादातर। अभी भी विलेजेस में आप देख सकते हैं कि रात के समय समर नाइट्स में लोग छत पे सोते हैं। तो उस समय क्या लोगों ने स्टार्स को देखना शुरू किया और उसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और उसको किसी एनिमल या फिर थिंग से कंपेयर किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसे किसी स्टोरी का कैरेक्टर बना दिया। मैनी कल्चर्स हैव नेम फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरी। और अलग अलग क्योंकि इतनी डाइवर्स है हमारी कंट्री तो अलग अलग कल्चर में हर एक जो नाम है पैटर्न का वो अलग हो सकता है। तो दीज इमेजिनरी शेप हेल्प देम इन रिकॉग्नाइजिंग स्टार इन द स्काई। और इस तरह से स्काई में उन्होंने स्टार्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। रिकॉग्नाइजिंग द स्टार्स एंड देयर पैटर्न वॉज यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम। और ये जो स्टार को रिकॉग्नाइज करना और उनकी पैटर्न को समझना ये हेल्प करता है नेविगेशन में। पुराने समय में ये जो चीज़ थी वो नेविगेशन में हेल्प करती थी। बिफोर द अराइवल ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जब के थ्रू सी रूट का यूज़ करते थे एक कंट्री से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, तो स्टार्स की मदद ली जाती थी। इट हेल्प पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रैवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन एट द सी और ऑन लैंड। और इस तरह से ये जो स्टार्स की हेल्प से सेलर्स और ट्रैवलर्स जो थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में उनकी मदद करते थे। या तो इट इज़ स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड। और ये भी आज के समय में भी एक बैकअप मेथड की तरह यूज़ किया जाता है। इन अर्लियर टाइम ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। पहले के समय में जो ग्रुप ऑफ स्टार होते थे वो फॉर्मिंग पैटर्न, वो किसी तरह का पैटर्न फॉर्म करते थे, उसे हम कहते थे कॉन्स्टिलेशन। तो करंटली द रीजन इन द स्काई, जो भी रीजन है स्काई में विच इंक्लूड दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स आर डेफिनेट डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशन। और जितने भी ये ग्रुप पाए जाते हैं स्टार्स के स्काई में उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। However, since the constellation, the pattern of the star are often the most prominent, and the term constellation is still commonly used for these groups of star। आज के समय में भी ये जो ग्रुप ऑफ स्टार जो कि कोई पैटर्न को फॉर्म करते हैं उसे हम कॉन्स्टिलेशन ही कहते हैं।
More to know. Since different culture denote the constellation boundaries in different ways, an intentionally agreed set of constellation boundaries were defined by International Astronomical Union. इन द 20th सेंचुरी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंस डिफरेंट कल्चर डिनोट द कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट, अलग अलग कल्चर जो है कॉन्स्टलेशन के ग्रुप को और बाउंड्रीज को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टलेशन की बॉडी को कॉन्स्टलेशन की बाउंड्रीज को डिफाइन करती है, वह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन 88 कॉन्स्टलेशन वर ऑफिशियली लिस्टेड, हमारे पास 88 कॉन्स्टलेशन को ऑफिशियली लिस्टेड किया गया है। दस डिवाइडिंग द एंटायर स्काई इनटू, इसलिए पूरे स्काई को 88 रीजन में डिवाइड किया गया है। दीज रीजन्स ऑफ द स्काई आर नाउ डिफाइंड एज कॉन्स्टलेशन, और यही सब जो रीजन है स्काई का आज की डेट में क्या बन गया, कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं। सम कॉन्स्टलेशन जो है यहाँ पे कुछ कॉन्स्टलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। द स्टार्स आर ज्वाइंट बाय, जो स्टार्स हैं वो इमेजिनरी लाइंस के थ्रू ज्वाइन किए गए हैं, और ड्रॉ एंड आर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ताकि उनको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकें। द कॉन्स्टलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हंटर, यहाँ पे देखिए ओरियन जो है एक हंटर के रूप में उनको एक बो और एरो के साथ दिखाया जाता है। तो यहाँ देयर आर 3 स्टार्स इन द, 3 जो स्टार है उसके मिडिल में है, विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द, जो कि बेल्ट हंटर का बेल्ट दिखाया गया है। सम पीपल इमेजिन दैट हंटर ओरियन फॉलोड बाय हिज डॉग, और जो ओरियन है उसके पीछे कौन है, उसका डॉग है। तो जो डॉग है कॉन्स्टलेशन उसका कैनिस मेजर के नाम से जाना जाता है, कैनिस मेजर, और इज बैटलिंग अ बुल, और वो किससे लड़ रहा है, वो एक बुल से लड़ रहा है जो कि कॉन्स्टलेशन टॉरस है। कैनिस मेजर जो है कंटेन अ स्टार कॉल्ड सीरियस, और जो कैनिस मेजर जो है उसमें एक ब्राइट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार है एक, उसमें उसका नाम है सीरियस, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, और जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई का। यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं, टॉरस सबसे नीचे है, कैनिस मेजर, उसके बाद ओरियन, उसके बाद टॉरस। तो सम कॉन्स्टलेशन एंड स्टार्स, the red lines indicate the pattern of the stars while the green lines indicate the region of the sky। यहाँ पे देखिए कि जो रेड लाइन से कॉन्स्टलेशन को दिखाया गया और ग्रीन लाइन से रीजन स्काई के रीजन को दिखाया गया। These lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification। ये सारी जो है इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये कोई ऐसे स्काई में हमें कोई ऐसी लाइन दिखती नहीं है, लेकिन हमने पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं। आगे बढ़ते हैं। In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of star। जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड जिसका नाम है नक्षत्र, जिसका मतलब ही होता है या तो स्टार के बारे में या फिर वो एक ग्रुप ऑफ स्टार के बारे में। सच एज अर्द्रा, a star called Betelgeuse in Orion constellation, and Kritika, a group of star called Pleiades in the Taurus constellation। Aldebaran, a star in the constellation Taurus, is known as Rohini। अब देखिए जो कि पर्टिकुलर स्टार जो है, एक एक स्टार जो है कॉन्स्टलेशन का, उसका जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में भी नाम है अलग अलग स्टार का। The two distinct pattern of the star, the जैसे Big Dipper and the Little Dipper, are shown in figure 12.4। 12.4 में Big Dipper और Little Dipper को दिखाया गया है। The pole star or the Polaris, which is a part of Little Dipper, pole star जो है किसका पार्ट है, लिटिल डिपर का पार्ट है, ये भी दिखाया गया पिक्चर में। यहाँ देखिए ये बिग डिपर है और नीचे जो है लिटिल डिपर है। लिटिल डिपर के नीचे जो है बॉटम में है पोल स्टार। ये द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा आप देखिएगा कि पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स दिखाई देता है, स्टेशनरी दिखाई देता है, विच हेल्प टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसकी मदद से हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। बिग डीपर, लिटिल डीपर एंड पोल स्टार यहाँ पे तीनों इस पिक्चर में दिखाया गया है।
द बिग डीपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर। जो ये बिग डीपर है वो किस कॉन्स्टलेशन में पाया जाता है? ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में लाइज मेजर में पाया जाता है, जबकि जो लिटिल डीपर है वो उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन में पाया जाता है। इन इंडिया द बिग डीपर इज़ नोन एज सप्तऋषि एंड द पोल स्टार इज़ नोन एज ध्रुव तारा। और इंडिया में जो है बिग डीपर को हम सप्तऋषि कहते हैं, क्योंकि ये जो है 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए हम इसे सप्तऋषि कहते हैं। और जो पोल स्टार है उसको हम इंडियन एस्ट्रोनॉमी में ध्रुव तारा कहते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम दीज कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आगे बढ़िए देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद द स्टार इन द कॉन्स्टलेशंस, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज एंड ट्राइब ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट देम। यानी हमारे ट्राइबल पीपल के पास भी इन स्टार से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल, द 4 स्टार इन द बिग डीपर आर अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल आर viewed by the tribe as a central India as a grandmother's court। यानी ये जो 4 स्टार जो है नीचे का जो बिग डीपर के जो 4 स्टार हैं रेक्टेंगल जो फॉर्म कर रहे हैं, वो जो ट्राइब्स के द्वारा क्या माना जाता है सेंट्रल इंडिया में कि ग्रैंड मदर्स कॉट माना जाता है, कि ग्रैंड मदर का कॉट है वो। एंड विद द 3 थीव्स अदर और जो बाकी 3 स्टार हैं उसको क्या माना जाता है कि 3 चोर हैं स्टीलिंग इट। ठीक है, ये ग्रैंड मदर का कॉट है, चारपाई की शेप बना रहा है और इसको 3 जो चोर है वो लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और विद द 3 थीव्स स्टीलिंग इट, फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार एज बोट। और जो कोंकण रीजन के जो फिशरमैन हैं वो उसको वो क्या मानते हैं, 4 स्टार को, 4 स्टार्स को वो बोट मानते हैं। विद विद द लास्ट 3 स्टार्स एज अ नेक ऑफ द बोट। और जो लास्ट के आगे के जो 3 स्टार हैं उसको वो बोट की नेक मानते हैं। नेक्स्ट देखिए 12.2 नाइट स्काई वॉचिंग। इफ इट इज़ अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स में बी विजिबल इन द स्काई। अगर जो है क्लाउड नहीं है, क्लियर है एकदम स्काई, तो आपको बहुत सारे स्टार्स वहाँ पे दिखेंगे। इफ़ यू हैव स्टेड इन अ बिग सिटी यू मे फाइंड दैट स्काई इज रियली क्लियर एंड ओनली अ फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई। अगर आप सिटी में रहते हैं तो पोल्यूशन के कारण आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टार ना दिखाई दें, क्योंकि स्काई इतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी, इसीलिए आपको सिटीज़ में है जो कुछ ही स्टार दिखाई देंगे रात में। एंड दिस इज़ ड्यू टू द लाइट पोल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। और वो क्यों होता है? पोल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से और डस्ट की वजह से। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर्ड टू एज लाइट पोल्यूशन। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन का क्या मतलब है कि शहरों में जो है बहुत ज़्यादा लाइटिंग की इस्तेमाल की जाती है, हर जगह स्ट्रीट लाइट है तो बल्ब है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज लेवल पे किया जाता है। एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें नाइट के समय, और इसी को हम कहते हैं लाइट पोल्यूशन। इन विलेजेस और एरियाज़ वेयर देयर इज़ लेस लाइट पोल्यूशन। क्योंकि विलेजेस एरिया में, विलेज में और जहाँ पे लाइट कम इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल लाइट कम इस्तेमाल किया जाता है, अ लार्ज नंबर, हम वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं स्काई में। ऑल्सो योर होम में बी सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज विच में ब्लॉक योर व्यूज़। मतलब हो सकता है कि आप ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो और पेड़ की वजह से हो आप मतलब स्काई का व्यू अच्छे से नहीं ले पाते हो। विच में ब्लॉक योर व्यू एंड द नाइट स्काई इज़ बेस्ट व्यू फ्रॉम ओपन डार्क एरिया। और नाइट स्काई का जो व्यू है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ दिखता है? एरिया जहाँ पे ओपन हो, खुला हो, और जहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं हो, जहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से आप नाइट स्काई का व्यू बहुत अच्छे से ले सकते हैं ऐसे जगह पे। नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। यानी ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो लाइट पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू इंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और ये जो है इसी तरह से हम दिन के समय भी अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो आप कभी भी घर से रूम से बाहर मतलब दिन भर आपको लाइट जलाना पड़ता है, दिन भर आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। और सेम चीज़ हम क्या करते हैं कि हम कभी ओपन स्पेस में नहीं जाते हैं, हम हमेशा अपने रूम में बंद रहते हैं।
या तो फ़ोन यूज़ करेंगे या फिर टेलीविज़न देखेंगे। तो इस तरह से हम जो नाइट व्यू है स्काई का, वो हम एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। Some dark sky reserve and parks have been established around the world. Or light pollution in the reserves is controlled to preserve dark skies for research. There are मतलब कि कुछ जो है ऐसा एरिया बनाया गया है, ड्राई स्काई सॉरी डार्क स्काई रिजर्व बनाए गए हैं, पार्क्स बनाए गए हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल कम किया गया है ताकि हम डार्क स्काई को रिसर्च के लिए प्रिजर्व कर सके। There are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution। और यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। Can we try to find any constellation or star of our choice on any night from our location? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Not all stars and constellation are visible from all places। सारे constellation या फिर stars जो है आपको हर जगह से नहीं दिख सकता है अर्थ की तो एंड ऑल नाइट्स और हमेशा नहीं दिखेंगे। ठीक है, जब भी आप देखना चाहो तब तो नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अगर आप साउदर्न हेमिस्फेयर में चले जाएं जो कि अर्थ का जो नीचे का पार्ट है, तो आपको वहाँ से पोल स्टार नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही दिखता है। तो टू आइडेंटिफाई स्टार और कॉन्स्टलेशन यू नीड टू नो हाउ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। इसीलिए अगर आपको कोई कॉन्स्टलेशन फाइंड आउट करना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कॉन्स्टलेशन दिखता कैसा है और आपको किस तरफ स्काई के किस डायरेक्शन में उसको देखने की कोशिश करनी है, ढूंढने की कोशिश करनी है। टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ अ कॉन्स्टलेशन यू मे यूज इमेज। जो आपको ऊपर इमेज दिखाई गई है डिफरेंट कॉन्स्टलेशन का, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई अ स्टार और अ कॉन्स्टलेशन विल विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन यू मे टेक हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग। स्काई मैपिंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डाउनलोड किया जा सकता है आपके मोबाइल से या फिर कोई भी अदर ऑनलाइन रिसोर्स से। स्काई मैप क्या है? इट इज़ अ हैंडी वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। स्काई मैप जो है आपको स्टार्स की आइडेंटिफिकेशन में, कॉन्स्टलेशन की आइडेंटिफिकेशन में, एंड प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है आपके मोबाइल फ़ोन से। स्टेलेरियम इज़ अनदर सच ऐप। स्टेलेरियम एक दूसरा ऐप है, मोबाइल ऐप है या फिर कोई भी एप्लीकेशन है। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ द अच्छा, ये मोबाइल ऐप नहीं, ये कंप्यूटर में ही चलने वाला ऐप है जो कि फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। प्रिपरेशन फॉर द नाइट स्काई वॉचिंग। अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। आप क्या कर सकते हैं? अपने एडल्ट की मदद से, बड़ों की मदद से आपको एक ऐसा ओपन डार्क एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्काई वॉचिंग के लिए। एंड दिस शुड बी वे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम लाइट। ये क्या होना चाहिए? वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल लाइट नहीं होना चाहिए और कोई बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर ट्रीज नहीं हो। चूज़ द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई द। आप क्या देखना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो डेट फिक्स करनी होगी। चूज़ अ मूनलेस लाइट विद नो क्लाउड्स। ऐसी नाइट आपको चूज़ करनी होगी जिस समय मून ना दिखे और फिर स्काई में कोई क्लाउड भी ना हो, पर्टिकुलरली द पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। तो अगर चूज़ अ मूनलेस नाइट विद नो क्लाउड्स पर्टिकुलरली फॉर द। अगर आप पोल स्टार देखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा मूनलेस नाइट देखना होगा जहाँ पे स्काई भी क्लियर हो क्योंकि वो थोड़ा कम ब्राइट होता है। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल ऐप। आप मतलब मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्काई मैप का, और अ प्रिंट आउट इमेज ऑफ द कॉन्स्टलेशन यू प्लान टू व्यू। और आप या फिर आप जिस कॉन्स्टलेशन को देखना चाहते हैं उसका पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए। यू मे ऑल्सो कैरी अ मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक कंपास भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्शन का पता चल सके कि आपको किस डायरेक्शन में देखना है। ऑन द पर्टिकुलर डे और टाइम सेलेक्ट गो टू द आइडेंटिफाइड प्लेस विद एन अडल्ट। आपको किसी बड़े के साथ वहाँ उस प्लेस पे जाना है वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन, जहाँ पे आपको नाइट स्काई करनी है।
After reaching there, wait for about half an hour for your eyes to get adjusted to the darkness. आप मतलब थोड़ा सा अपनी आंखों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा डार्कनेस के हिसाब से, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर, ताकि आप अच्छे से नाइट स्काई में स्टार्स को या फिर पोल स्टार को, जो भी कॉन्स्टलेशन को आप अच्छे से देख सकें। कॉशन, डू नॉट डू नॉट गो टू डार्क ओपन प्लेस एट नाइट टाइम विदाउट अडल्ट accompanying यू, यानी तब तक आपको बाहर नहीं जाना है, अकेले आपको कहीं भी डार्क एरिया में नहीं जाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यू मे ईजिली आइडेंटिफाई द बिग डीपर एंड द पोल स्टार इन द नाइट स्काई, आप आसानी से बिग डीपर और पोल स्टार को स्काई में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू लोकेट, लुक एट द बिग डीपर ड्यूरिंग समर टाइम, समर के समय, गर्मियों के टाइम पे आप नाइट में बिग डीपर को आइडेंटिफाई करना है आपको अराउंड 9 PM, 9 बजे के करीब। व्यू द स्काई अबव द हॉरिजन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई, किधर देखना है आपको, नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको देखना है, टू आइडेंटिफाई द डीपर, बिग डीपर। वंस जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ट्राई टू लोकेट द, उसके बाद आप पोल स्टार को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना है। लुक एट द 2 स्टार्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डीपर कप एंड इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 लाइन को आपको इमेजिन करना है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में वहाँ से जा रही हूँ। At about 5 times the distance between these 2 stars, जितना वो 2 स्टार्स के बीच में डिस्टेंस होगा उसका 5 टाइम्स जो डिस्टेंस होगा उतनी दूरी पे आपको एक इमेजिनरी लाइन खींच के लेकर जाना है और देखना वहाँ पे दूसरा स्टार आपको मिलेगा विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। दिस इज़ द पोल स्टार, और वही क्या है, पोल स्टार। You may also locate the bright constellation Orion and star series in the night sky. आप इसी तरह से जो कॉन्स्टलेशन है ओरियन और उस सीरीज को भी नाइट स्काई में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। In India, Orion is best viewed during the month of December to April after sunset. Orion को आप इंडिया में कब देख सकते हैं, दिसंबर से लेके अप्रैल के मंथ तक देख सकते हैं सनसेट के बाद। लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। और 3 ब्राइट स्टार इन अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन, 3 जो स्टार होंगे एक स्ट्रेट लाइन में लोकेट अराउंड द मिडिल ऑफ द ओरियन, जो मिडिल जो बेल्ट ऑफ द हंटर के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों स्टार को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले, तब आपको पूरा वो कॉन्स्टलेशन आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। वंस यू आइडेंटिफाई ओरियन, इट इज़ ईजी टू लोकेट वेरी ब्राइट स्टार सीरीज विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। और आपने देखा था कि ओरियन के बिल्कुल नज़दीक सीरीज स्टार है जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है। इमेजिन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द थ्री मिडिल स्टार्स ऑफ द ओरियन एंड लुक अलोंग द लाइन्स टुवर्ड्स द ईस्ट, और उसके ईस्ट की तरफ देखना है आपको। दिस विल लीड टू सीरीज, और वो हमें कहाँ ले जाएगा, सीरीज की डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा। वे स्टार इज क्लोजेस्ट टुवर्ड्स, कौन सा स्टार जो हमारे सबसे नज़दीक है, बताइए। आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवर सोलर सिस्टम, द सन। सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज़ अ स्टार, सन क्या है, एक स्टार है। इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू अस, और यही सब ऐसा स्टार है जो सबसे हमारे सबसे नज़दीक है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस, और सन किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है। द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सन से सभी को एनर्जी मिलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है हमें, एंड दैट इज़ वाई इट ग्लो सो ब्राइट, इसीलिए ये इतना चमकीला है। द सन प्रोड्यूसेस, जो सन है वो उससे हीट और लाइट निकलता है, जो मेन सोर्स है एनर्जी का, अर्थ के ऊपर जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। हाउ बिग इज सन, हाउ बिग इज द सन, सन कितना बड़ा है। इट इज़ अबाउट 100 टाइम बिगर दैन द अर्थ इन डायमीटर, जितना अर्थ का डायमीटर है उसका 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है ये। एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, लेकिन फिर भी ये हमें एक बॉल की तरह दिखाई देता है, एक छोटा दिखाई देता है, क्योंकि जो ये अर्थ से दूर है, बहुत दूर है। द राइजिंग सन, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा एक तस्वीर दिखाई गई है राइजिंग सन का। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस
ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। अ यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो यूनिवर्स सोलर सिस्टम में जो हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जिसको स्मॉल ए यू से डिनोट किया जाता है, विच इज approximately the distance between the sun and the earth. आगे बढ़ते हैं। More to know, the sun being the biggest object and the source of light and heat on the earth, sorry, being the brightest object, सबसे चमकीला दिखता है सन और ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारे अर्थ के लिए, was elevated the most ancient civilization to the स्टेटस ऑफ अ डाइटी, और इसे हम क्या एक डाइटी के रूप में इसकी पूजा करते हैं। इन इंडिया द सन इज़ वर्शिप्ड एज सूर्य, सन की हम पूजा करते हैं सूर्य देवता के नाम से, जो कि हीट प्रोवाइड करते हैं सन, और द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप द अर्थ एट अ टेम्परेचर दैट मेक लाइफ पॉसिबल, क्योंकि हमें सन से उतना अच्छा ही अमाउंट में हीट मिलता है ताकि यहाँ पे अर्थ पे जो है लाइफ सर्वाइव कर सके। सनलाइट इज़ एसेंशियल, सनलाइट जो है पौधों को ग्रो करने के लिए एसेंशियल है, फूड के लिए एसेंशियल है, ऑक्सीजन टू द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। अगर प्लांट्स हैं तभी हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी हैं, और तभी हमें ऑक्सीजन भी मिल पा रहा है। तो द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सन की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए, सीजन के लिए, वेदर के लिए, वाटर साइकिल के लिए, विंड के लिए, ऑल ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। और ये किसी ना किसी तरह से ये सारे फैक्टर इतने इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ की सर्वाइवल के लिए। आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, हमारा जो सन है वो एक स्टार भी है। सो हाउ इट इज़ दैट द सन अपीयर्स बिग एंड लाइट अप इन द स्काई वाइल द अदर स्टार्स लुक लाइक ब्राइट डॉट्स, यानी ये इतना क्यों चमकता है? ये तो हमें दिन के समय भी दिखाई देता है और बाकी अदर स्टार्स तो नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ नाइट में ही हमें दिखाई देता है, एंड नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे। हाउ एवर द सन इज़ मच क्लोजर टू अस, क्योंकि सन हमारे नज़दीक है, एंड अदर स्टार हेंस इट अपीयर मच, अदर स्टार के कंपैरिजन में जो सन है वो हमारे नज़दीक है, इसलिए हमें ये इतना बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। एज द स्टार्स आर मच फार्दर अवे दे अपीयर्स लाइक, और जो बाकी जो स्टार्स है वो हमसे काफ़ी दूर हैं, इसीलिए वो एक पॉइंट के जैसा, डॉट के जैसा हमें दिखाई देता है। सम ऑफ दो स्टार्स आर मच बिगर दैन आवर सन, उनमें से कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो हमारे सन से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो क्या है? हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू द स्टार, और इसीलिए जब हम दिन के समय स्काई में देखते हैं तो हमें स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि जो सन है उसकी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है कि वो बाकी स्टार्स जो हैं उनकी ब्राइटनेस हमें दिखाई नहीं देती है। द स्टार्स नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और सन के बाद जो स्टार हमारे नज़दीक है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, विच लाइज एट अ डिस्टेंस, जो कि हमसे कितनी दूरी पे है? 26, देखिए यहाँ पे वो कितनी 2,69,000 AU डिस्टेंस पे हैं। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस इज़ अबाउट 2,69,000 टाइम्स आवर डिस्टेंस टू द सन। देर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट इन द स्काई, स्काई में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि हमारा अर्थ, और इसके अलॉन्ग विद सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड द सन टुगेदर फॉर्म अ सन, अब फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम कैसे बनता है? सन और जो अदर हमारे जो प्लैनेट्स हैं बाकी जो उनको मिला के ही हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन, जो बाकी जो ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड, और यही जो चक्कर लगाना है जो किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लैनेट में। एक प्लैनेट क्या है? प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, एक ऐसा स्फेरिकल, एक ऐसा गोलाकार ऑब्जेक्ट है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी सन के चारों तरफ घूमता है। द अर्थ टेक्स नियरली 1 ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में
1 साल का समय लग जाता है। लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, और अर्थ की तरह ही बहुत सारे और भी प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमते हुए अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, और एक जो फुल रोटेशन है अर्थ को अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, यानी जो कि एक दिन का समय होता है। लाइक द अर्थ अदर प्लैनेट ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सेस, और बाकी प्लैनेट भी जो है अपने एक्सेस पे भी वो रोटेट करते हैं, वाइल और साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ग्रेड, और इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरा सोलर सिस्टम दिखाया गया है। सन है, सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, और तो मतलब हमारे 8 प्लैनेट्स और बीच में सन, और ये यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट को भी दिखाया गया है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोलर सिस्टम, ये फिगर देखिए। ठीक है, द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, जैसे कि डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है, सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द इनर प्लैनेट, जो अंदर के जो सन के बाद जो 4 प्लैनेट आते हैं उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट। ठीक है, तो इनर प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हैं आर स्मॉलर इन साइज, इनका साइज क्या है, छोटा है। दे हैव सॉलिड सरफेस, और इनका जो सरफेस है वो सॉलिड है, वो रॉक से बना होता है, रॉक है उसमें। तो फॉर्म एन एंशियंट टाइम वेरियस नेम्स हैव बीन अक्रॉस इंडिया फॉर द प्लैनेट विजिबल टू द नेकेड आइज। From ancient times, various names have been used across India for planets visible to the naked eyes. For example, जैसे बुध, हिंदी में हम हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं बुध मरकरी को, शुक्र वीनस को, पृथ्वी अर्थ को, और मंगल मार्स को, बृहस्पति और गुरु जुपिटर को, और शनि सैटर्न को। वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क, यानी जो वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो सुबह और शाम हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। एंड इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, और इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। इवन दाउ इट इज़ नॉट अ स्टार, जबकि ये स्टार नहीं है तभी भी हम इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं वीनस को। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये रेड दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑन द मार्स इज रेडिश इन कलर, क्योंकि जो सॉइल पाया जाता है मार्स के ऊपर वो लाल कलर का होता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, जो लार्ज पोर्शन है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, एंड इसीलिए जो अगर हम स्काई से अगर अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। तो जो बाहर के जो 4 प्लैनेट हैं मार्स के बाद, द 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट जो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर मच लार्जर कंपेयर टू द, और इनका जो साइज है वो बहुत लार्जर साइज है इनका एज कंपेयर टू अर्थ, अगर हम उसका अर्थ के साइज से कंपेयर करें तो, और वो मोस्टली जो है गैसेस से बना होता है। दिस जाइंट गैसियस प्लैनेट हैव लार्ज फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड देम, और इनके चारों तरफ क्या है, रिंग का फॉर्मेशन होता है अराउंड देम, विच मेड द डस्ट पार्टिकल्स एंड रॉकी मटेरियल, और वो किससे बना होता है, डस्ट पार्टिकल और रॉकी मटेरियल से। प्लैनेट गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम सन, प्लैनेट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। सो द फार्दर दे आर द कोल्डर दे आर इन जनरल, यानी जितनी दूर होंगे वो सन से उतना ही वो ठंडा होगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द प्लैनेट कैन ट्रैप हीट विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, जो अगर प्लैनेट के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेयर जो हीट जो मिलती है सन से उसको ट्रैप कर लेता है, और इस तरह से प्लैनेट के टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। दैट इज़ वाई वीनस फॉर एग्जाम्पल इज़ द हॉटर दैन मर्क्यूरी अलॉन्ग ऑल्दो इट इज़ फार्दर फ्रॉम सन, और इसी कारण जो है एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस के कारण ही जो वीनस है वो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी, जबकि मर्क्यूरी जो है सन के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन फिर भी ये फिर भी जो वीनस मर्क्यूरी के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट है।
There are other object called there are other object another object called Pluto that lies farther than नेपच्यून से भी आगे एक और प्लैनेट था जो पहले हम प्लैनेट में ही इंक्लूडेड था ये प्लूटो, लेकिन अब उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है एंड रिवॉल्व ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इट इज़ स्मॉलर देन अर्थ्स मून और ये जो मून से भी छोटा है, अर्थ का जो मून है उससे भी छोटा है। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट इज़ कॉल्ड अ प्लैनेट ऑफ द सोलर। जब ये डिस्कवर किया गया था तब इसको सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट ही माना जाता था, बट बाद में उसको क्या किया गया, इसकी मोर स्मॉल व्हेन सिमिलर मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट वर, लेकिन उसी के साइज का और भी ज़्यादा और भी ऑब्जेक्ट डिस्कवर किए जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में इसके रीडिफाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड प्लैनेट। और यूनियन ने क्या किया कि एक प्लैनेट कहलाने का जितना जो क्राइटेरिया था उसको और रीडिफाइन किया, और उस समय जो है प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया और इसे एक ड्रॉफ प्लैनेट के नाम से जाना जाने लगा। Among the planet it is easiest to identify Venus which is very bright। जो जितने भी हमारा प्लैनेट है उनमें से वीनस को आइडेंटिफाई करना आसान है क्योंकि ये सबसे ब्राइट है। आफ्टर द सन एंड द मून वीनस इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। और सन और मून के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला चीज़ हमें प्लैनेट जो हमें दिखता है स्काई में वो है वीनस। मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन इन द विद द नेकेड आइज। और ये जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इसको भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं स्काई में। दे आर सो फार अवे दैट दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट्स। और ये इतने दूर हैं कि मतलब ये हमें एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं जैसे कि एक स्टार हो। सो हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। तो अगर हम खुली आंखों से ऐसे देखेंगे तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो स्टार है या फिर प्लैनेट। अनलाइक प्लैनेट द स्टार अपीयर टू ट्विंकल अ लॉट। जो स्टार है वो क्या ज़्यादा ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू द प्लैनेट। Let us try to identify most of the year Venus can be located either at dawn or at dusk। मतलब ज़्यादातर टाइम साल के पूरे मोस्ट ऑफ द टाइम में हम वीनस को स्काई में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर व्यूइंग एट डाउन, जब आप सुबह के समय देखते हैं तो यू लुक एट इट नियर द ईस्टर्न डायरेक्शन। कहाँ पे आपको देखना है, सनराइज के समय ईस्ट की डायरेक्शन में देखना है। व्हेन यू आर व्यूइंग एट डस्क, जब आप शाम के समय सनसेट के समय देखना है तो यू लुक एट इट नियर द वेस्टर्न डायरेक्शन। और आफ्टर सनसेट के बाद आपको वेस्ट डायरेक्शन में देखना है। इस तरह से आप वीनस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाइल मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्काई कैन बी सीन विद नेकेड आइज डायरेक्टली। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं स्काई में जो कि हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं देम ब्राइटर एंड लार्जर यूजिंग द पेयर ऑफ बाइनोकुलर का यूज़ करके भी हम देख सकते हैं या फिर टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। टेलीस्कोप जो है हमें हेल्प करता है बहुत सी डिम ऑब्जेक्ट जो कि विजिबल नहीं है हमारे नेकेड आई से देखने में, उसे हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू टेलीस्कोप whenever a night sky watching event is organized in your region। अब अगर कोई इस तरह का कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप टेलीस्कोप से नाइट स्काई को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट। बहुत सारे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ को स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। देर आर मैनी amateur astronomy clubs all over the country which organize sky watching event। जो periodically जो हैं ये sky watching event को organize करते हैं। म्यूजियम एंड प्लानिटोरियम also organize similar event। और म्यूजियम और प्लानिटोरियम भी इस तरह के इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स। अब यहाँ पे पढ़ते हैं नया टॉपिक नेचुरल सैटेलाइट के बारे में।
ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट। जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट, और वो प्लैनेट की साइज से छोटा होगा। मून जो है हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द अर्थ हैज़ वन मून। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून। एंड वाइल मार्स हैज़ टू मून्स, और इसी तरह से मार्स के पास दो मून है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपट्यून हैव अ लार्जर नंबर ऑफ मून। और इन जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपट्यून के पास बहुत सारे मून्स हैं। More to know. In general, any object that moves around a much larger object can also be called a satellite. जब कोई ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जब कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो हम उसे जनरली क्या कह देते हैं? सैटेलाइट कह देते हैं। जैसे कि अर्थ का जो अर्थ भी कैन बी कंसीडर सैटेलाइट ऑफ द सन, यानी अर्थ को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? सन का सैटेलाइट। द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मून के बारे में पढ़ते हैं। Earth's natural satellite, the moon, takes about 27 days to complete one revolution around the earth. जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और उसे 27 दिन का समय लगता है अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, और ये सबसे नज़दीक नेबर है हमारा स्पेस में। अनलाइक ऑन द अर्थ देयर आर हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून। जैसे हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है लेकिन मून का कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। हाउ बिग द मून इज़ कंपेयर टू द अर्थ, एंड अर्थ कितना बड़ा हो सकता है, साइज़ में क्या डिफरेंस है अर्थ और मून का? तो जो मून का जो साइज़ है एक क्वार्टर, अबाउट अ क्वार्टर इन द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर, यानी 1/4 है। अर्थ मून का जितना अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 उसका साइज है मून का। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेटर्स। मून के सरफेस पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसको हम क्रेटर्स कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज क्रेटर्स हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द एस्टेरॉयड और द रॉक फ्रॉम द स्पेस हिटिंग द मून सरफेस। और ये ज़्यादातर जो एस्टेरॉयड्स और रॉक्स जो स्पेस में है वो क्रेटर्स कैसे हुए? उनके मून के टकराने से, एस्टेरॉयड के साथ टकराने के कारण। सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, वाटर और लाइफ ऑन द मून, दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और क्योंकि मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्रेटर बहुत लंबे समय तक वहाँ पे दिखते हैं। ऑल्दो द मून इज़ वेरी फार, women have sent spacecraft to explore and understand more about the moon। क्योंकि जबकि मून बहुत दूर भी है हमसे, लेकिन फिर भी हमने क्या यहाँ से स्पेसक्राफ्ट भेजा है ताकि हम मून को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और उनके बारे में समझ सकें। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशन टू स्टडी द मून। और इंडिया ने भी 3 चंद्रयान मिशन चलाए मून की स्टडी करने के लिए। एंड फर्दर मिशन इज़ बीइंग प्लान, और आगे भी हम जो है मिशन प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मून की इमेज दिखाई गई है और उसका इमेज जो कार्टोसेट से जो लिया गया है इमेज, उसका क्लोजअप इसरो के द्वारा, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पिक्चर ली गई है वो इस तरह से दिख रहा है। एक क्लोजअप इमेज है कैमरा की ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 के द्वारा जो लिया गया है। To improve our understanding of the moon, India's first mission to the moon, Chandrayaan first, was launched in 2008। तो पहला जो मिशन था मून के ऊपर हमारे इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 2008 में किया गया था। सेकेंड मिशन चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में किया गया। और जो थर्ड मिशन था चंद्रयान 3 का, वो लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में। एंड इट्स विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून ऑन अगस्त 23। और जो विक्रम लैंडर था जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर जो कैरी कर रहा था वो जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की मून के सरफेस के ऊपर कब की? 23 अगस्त 2023 को। विद दिस मिशन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव अ लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल। और इस तरह से जो हमारी कंट्री है वो फर्स्ट कंट्री बन गई ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने कि मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की हो। टू मार्क दिस सक्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर
अगस्त 23 एज टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। और इसी विक्ट्री को मार्क करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया। फोर्थ मिशन चंद्रयान 4 इज बीइंग प्लान्ड विच एम टू ब्रिंग बैक सॉइल एंड रॉक सैंपल फ्रॉम द मून। और चौथा जो चंद्रयान मिशन है वो प्लान किया जा रहा है जब जिसमें कि हम मून से क्या लेकर आएंगे, सॉइल और रॉक के सैंपल लेकर आएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक एस्ट्रॉइड्स। द सन एंड द प्लैनेट आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। जो सन है और जो अदर प्लैनेट है उनका जो शेप है वो जनरली क्या है, लगभग स्फेरिकल शेप का है। तो देर आर मेनी ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम विच आर रॉकी एंड इरेगुलर शेप। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं सोलर सिस्टम में जो कि पथरीले हैं और जिसका इरेगुलर शेप है, यानी कोई ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप शेप की किस तरह का शेप है। एंड दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड, और इसी को हम कहते हैं एस्टेरॉयड। मेनी ऑफ दीज एस्टेरॉयड रिवॉल्व अराउंड द सन इन द पाथ दैट लाइज बिटवीन दोज ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। और ये जो एस्टेरॉयड है वो ज़्यादातर एस्टेरॉयड सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, जिनका जो कहाँ पे घूम रहे हैं उनकी पोजीशन है सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट, और इसी रीजन को हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ओकेजनली एस्टेरॉयड बेल्ट वॉज पास वेरी क्लोज टू द अर्थ। और जो एस्टेरॉयड ओकेजनली एस्टेरॉयड पास वेरी क्लोज, कुछ जो एस्टेरॉयड होते हैं अर्थ से नज़दीक होके बहुत ही करीब होके गुजरते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कौन से दो प्लैनेट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में। द साइज ऑफ द एस्टेरॉयड आर फ्रॉम 100 मीटर से लेके 500 किलोमीटर तक हो सकता है। कॉमेट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉमेट के बारे में। समटाइम्स वी हैव विजिटर फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। कुछ जो कभी कभी जो है हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट हैं उनको एलोंग टेल्स। और ये ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, टेल्स होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमेट्स। दे आर मेड ऑफ डस्ट। ये किससे बने होते हैं, डस्ट से, गैस से, रॉक से एंड आइस से। एज अ कॉमेट अप्रोचेस क्लोज टू द सन, जब ये सन के करीब आते हैं, द फ्रोजन मटेरियल इन इट स्टार्ट इवापोरेटिंग। और जो सन के करीब आते हैं तो इनका जो फ्रोजन मटेरियल जो फ्रीज होता है, क्योंकि हो सकता है ये कूलर रीजन से आ रहे हों, ठंडे रीजन से आ रहे हों, तो इनका जो पीछे जो हीट से, सन की हीट की वजह से जो जमा हुआ जो मटेरियल होता है वो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। और दिस इवापोरेटिंग मटेरियल फॉर्म्स द टेल ऑफ द कॉमेट। और यही जो इवापोरेटिंग मटेरियल है वो कॉमेट की टेल फॉर्म करती है। कॉमेट अपीयर डिम एट दे मूव अवे फ्रॉम द सन एंड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी देम विद द नेकेड आइज। जो कॉमेट है वो हमें बहुत ही लाइट डिम, उसकी जो लाइट है इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, और वो सन से भी दूर मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए जो है हमें उसे खुली आंखों से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक कॉमेट की पिक्चर है। मैनी कॉमेट्स हैव बीन फाउंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। बहुत सारे ऐसे कॉमेट पाए गए हैं जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं। इन कॉमेट को अप्रोच क्लोज टू द सन पीरियडिकली एंड हाउ दीज कॉमेट्स अप्रोच। और ये कभी कभी पीरियोडिक यानी कुछ टाइम इंटरवल के बाद सन की तरफ आते हैं। हाउ एवर देर आर फ्यू कॉमेट्स दैट escape and move out of the solar system। कुछ कॉमेट ही ऐसे होते हैं जो कि सोलर सिस्टम के बाहर हो जाते हैं। फ्यू अदर कॉमेट गेट ब्रोकन अप, और कुछ टूट जाते हैं और गिर जाते हैं इनटू द सन और द अदर प्लैनेट वेयर दे अप्रोच। ठीक है, वो दे फॉल इनटू द सन, और द कुछ जो है टूट जाते हैं और कुछ गिर जाते हैं। तो वी हैव लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म द, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जिसमें कि हमारा सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं हमारे, और एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो ये सब मिलके हमारा सब कुछ मिलके क्या बना देता है, सोलर सिस्टम बना देता है। द सन, 8 planets, their moons and many smaller objects including asteroid, comets together form the solar system। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सन आवर स्टार, जो हमारा स्टार है सन, इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे हैवी ऑब्जेक्ट क्या है, सन है। द सन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। और सन जो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है सोलर सिस्टम में वो सिर्फ सन की वजह से। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम शाइन ड्यू टू द
सनलाइट एंड दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेस। और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं स्टार्स को छोड़ के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, हीट और लाइट लेते हैं और इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने सरफेस से। एक फेमस कॉमेट है, उसका नाम है हेली कॉमेट्स, विच जो कि हर 76 ईयर्स पे अपीयर होता है। इट लास्ट जो अपीयरेंस था वो 1986 में देखा गया था। इन संस्कृत एंड फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेज अ कॉमेट इज कॉल्ड धूमकेतु। यानी इंडियन लैंग्वेज में कॉमेट को क्या कहा जाता है? धूमकेतु कहा जाता है। वेरियस ट्राइब इन इंडिया कॉल्ड इट पुच्छया पुच्छ तारो स्टार विद अ टेल, यानी पुच्छ तारो स्टार विद अ टेल, और जेंदिया तारो यानी स्टार लाइक अ फ्लैग। इन मेनी कल्चर जो है कॉमेट हैज़ बीन फीचर्स फियर्ड एंड इट वाज अर्लीस्ट बिलीव दैट कॉमेट ब्रिंग बैड लक। कॉमेट्स क्या लाता है? बैड लक लाता है, ऐसा माना जाता है। हाउएवर थैंक्स टू साइंटिस्ट वी नाउ नो दैट दीज आर जस्ट आईसी रॉकी विजिटर्स। और ये हमें पता है कि ये सिर्फ क्या है? आईसी रॉकी विजिटर्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं। मेकिंग अ ट्रिप, जो कि ट्रिप करने के लिए, एक विजिट करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द मिल्की वे गैलेक्सी। In the moonless night sky, viewed from the dark location away from the city light, one can see an extended faint band of light from the near north south across the sky. This is our home galaxy called the Milky Way galaxy or the Akash Ganga. ठीक है। In the moonless night sky, view from dark location from the city light, वन कैन सी एक्सटेंड फेंट बैंड, एक बैंड दिखाई देगा आपका लाइट का नियर द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द स्काई, नॉर्थ लेके साउथ ऑफ द स्काई की तरफ। ये जो है हमारा गैलेक्सी दिखाई देता है हमें, जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर हिंदी में उसको बोल देते हैं आकाश गंगा। ए गैलेक्सी हैज़ मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार, और एक गैलेक्सी में मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। अवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है मिल्की वे गैलेक्सी एज सीन फ्रॉम द वेरी डार्क लोकेशन इन द लद्दाख रीजन। यहाँ पे ये लद्दाख रीजन से हमें दिखाई देता है मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट टॉपिक है द यूनिवर्स। देर आर मेनी गैलेक्सी इन द आउटर स्पेस। जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वैसे ही आउटर स्पेस में और भी बहुत सारे गैलेक्सीज पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के स्टडीज देम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते हैं गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। वी डू नॉट नो येट द लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर। और हमें नहीं पता कि हमारे अर्थ के अलावा भी और कहीं यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। The search for the life has been directed mostly toward exoplanets, the planets discovered revolving around the other stars in our galaxy। और यानी लाइफ का जो लाइफ के बारे में जो डिस्कवरी है वो कहाँ चल रही है हमारा, कि जो दूसरे जो प्लैनेट है जो दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूम रहे हैं उनमें लाइफ की स्टडी की जा रही है। टिल नाउ साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ लाइफ बट दिस सर्च इज़ ऑन एंड कंटिन्यू। लेकिन अभी तक तो कोई ट्रेस नहीं मिला है साइंटिस्ट को कि लाइफ के एविडेंस के बारे में अदर प्लैनेट्स या फिर अदर गैलेक्सी में, अदर सोलर सिस्टम में। लेकिन अभी भी जो रिसर्च है वो चल रही है। यहाँ पे देखिए, अब कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। एस्टेरॉइड, कॉमेट, कॉन्स्टिलेशन, मिल्की वे, मून, प्लैनेट, रिवोल्यूशन, सैटेलाइट, सोलर सिस्टम एंड स्टार्स। ठीक है, समरी पे आते हैं। द स्काई इज डिवाइडेड इनटू रीजन कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। जो स्काई है उसको कॉन्स्टिलेशन में डिवाइड किया गया है। द स्काई इज डिवाइडेड इंटू रीजन कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। जो स्काई है उसको डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिलेशन में, विच इंक्लूड ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म पैटर्न, जिसमें कि स्टार्स होते हैं जो कि एक कोई पैटर्न फॉर्म करते हैं। द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुका हुआ नजर आता है। विच हेल्प इन लोकेटिंग द, जिससे कि हमें क्या नॉर्दर्न डायरेक्शन का पता चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जो सन है वो स्टार है विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। सन एक ऐसा स्टार है जिससे कि हमें हीट और लाइट मिलती है।
अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट है वो एक ऐसा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। जो 8 प्लैनेट है इन ऑर्डर में हमें इसका नाम याद करना होगा कि जैसे सन से उनकी डिस्टेंस के सीक्वेंस में। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके लिए एक ट्रिक भी है जिसे हम कहते हैं एम वेम, यानी एम से मरकरी, वेम से वीनस, अर्थ, मार्स और जे सन से जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ट्रिक क्या हो गई? एम वेम जे सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज नियरली 1 ईयर। तो अर्थ जो है रिवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, वो उसको लगता है कितना टाइम? 1 साल का समय लगता है। ऑब्जेक्ट जो है मूव अराउंड द प्लैनेट। कॉमनली जो भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड मूव करती है उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे कि हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, और द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून जो है रिवॉल्व करता है अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए 27 डेज उसको लगते हैं। द सन, 8 planet, their moons and many small objects including asteroid, comet together form the solar system। और जो सन है, जो 8 planets है, मून है, उनके मून है, और जो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्टेरॉयड हैं, कॉमेट हैं, ये सब मिल के क्या बनाता है? सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।